Hi guys, welcome back, and this is the last of the lectures on the local government system in which we're going to discuss the issues of the local government system in Pakistan. और जिस तरीके से हमने पास पेपर डिस्कस किया था कि क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर, सिग्निफिकेंस हमने डिस्कस कर ली, हमने स्ट्रक्चर और हिस्ट्री भी एडिशनली कवर कर ली, और आपके जहन में कुछ अब आइडियाज बन गए होंगे कि क्या मसाइल रहे हैं हिस्टोरिकली लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के। आपको कुछ बड़ी स्पेसिफिक चीज़ों की मैंने अभी इन्फॉर्मेशन दी थी पिछले लेक्चर के अंदर, लोकल गवर्नमेंट कमीशन, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, और कैसे रिप्रेजेंटेशन लोकल गवर्नमेंट्स की कम है और प्रोविंशियल कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। तो वो उसका आपको थोड़ा आइडिया हो गया, आपको मैंने स्पेसिफिक इंस्टेंसेस भी बताए हैं। अब आपके लिए ये चीज़ें डिस्कस करना आसान होगा कि रीजंस ऑफ रिपीटेड फेलियर्स क्या हैं। तो इनको मैंने क्रिस्टलाइज किया है कुछ पॉइंट्स की शक्ल में। स्ट्रक्चरल इश्यूज क्या हैं लोकल गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान में, कि कुछ परसिस्टेंट इश्यूज हैं पॉलिटिकल और स्ट्रक्चरल, वो डिस्कस करेंगे। फिर जो मुख्तलिफ रिस्पेक्टिव लोकल गवर्नमेंट एक्ट्स हैं जो करंटली ऑपरेशनल है डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर, उन एक्ट्स के अंदर क्या मसाइल हैं, उन लॉज के अंदर बेसिकली क्या मसाइल हैं। तो एक इलेक्टोरल सिस्टम का मसला है कुछ एक्ट्स में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स का मसला है, प्रोविंशियल सुपरविजन और कंट्रोल का है, कैपेसिटी का है, और प्रैक्टिकल कुछ रियलिटीज हैं। थोड़ा सा हम कराची की केस स्टडी को इसमें डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चरल इश्यूज लोकल गवर्नमेंट्स के क्या हैं। पहले तो ये कि हिस्टोरिकली लोकल गवर्नमेंट्स जो थी वो इंस्टीट्यूट हुई मिलिट्री रूल के अंदर, एंड मिलिट्री रूल के अंडर उनको इसलिए इशू किया गया था, हर मिलिट्री डिक्टेटर ने इसीलिए इंस्टिगेट की थी लोकल गवर्नमेंट्स टू गिव अ फॉल्स सेंस ऑफ लेजिटिमेसी टू देम, बिकॉज ये लोग डायरेक्टली खुद तो इलेक्ट होकर आते नहीं थे, तो चूंकि इलेक्शंस के जरिए नहीं आते थे तो एक इलेक्टोरल लेजिटिमेसी नहीं थी, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं थी। तो अपने ऑफिस को इलेक्टोरल लेजिटिमेसी देने के लिए फिर लोकल गवर्नमेंट्स कहते थे कि हम आपको बेसिक लेवल पर डेमोक्रेसी दे रहे हैं। और जनरल अयूब खान के टाइम पर तो जो बेसिक डेमोक्रेट्स थे वही बेसिक डेमोक्रेट्स ने फिर उसके बाद वो इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज कॉम्पोजिट करते थे कॉन्स्टिट्यूट, एंड दोज 85,000 बेसिक डेमोक्रेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री would elect the president। और जनरल अयूब खान और मोहतरमा फातिमा जिन्ना का जब इलेक्शन हुआ था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो उसके अंदर यही था कि बेसिक डेमोक्रेट्स ने बेसिकली आगे से फिर वोट देने थे आइदर ऑफ द टू। तो जनरल अयूब खान के टाइम पे जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है, एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड सिस्टम क्रिएट किया गया लोकल गवर्नमेंट लेवल पे। उस लोकल गवर्नमेंट के लोगों ने फिर अयूब खान को ज़्यादा वोट दिया और मुहतरमा फातिमा जिन्ना को नहीं दिया, और अयूब खान को जितवाया। तो खैर उसके काफ़ी ज़्यादा और भी criticisms हैं कि why that happened and how that happened, but anyways it was not technically from democratic sense के तहत नहीं ये काम किया जाता रहा। This was used as a tool to give a false sense of legitimacy to illegitimate military rules। देन लोकल गवर्नमेंट जो मिलिट्री रूल के अंडर आए वो नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन होते थे, गैर जमाती इंतखाबात कराए जाते थे, पार्टी बेस्ड इलेक्शंस नहीं करवाए जाते थे। अगेन क्यों, अगर पार्टी बेसिस पे इलेक्शन करवाए जाते तो उनको यही फियर था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो स्ट्रांग होंगी और वो लोकल लेवल पे फिर इलेक्शन जीत के आएंगी। तो जनरल अयूब खान, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ के टाइम पर नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शंस करवाए जाते थे लोकल काउंसिल्स के। और ये एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि अगर आप पार्टी बेसिस पे इलेक्शन नहीं करवा रहे तो आप पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज, कोई बुरा लफ्ज तो नहीं है, इट्स नॉट अ पेजोरेटिव, पॉलिटिकल पार्टीज को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है लोकल लेवल पर। तो जितने इलेक्शन ज्यादा अच्छे तरीके से पार्टी बेसिस पर होंगे लोकल लेवल पे, पार्टीज ग्रास रूट्स पे उतना कनेक्टेड होंगी अवाम के साथ। और अगेन वो वाला सारा हमारा आइडिया कि कैसे फिर लोअर लेवल से पॉलिटिशियंस को मौका मिलता है कि वो टॉप लेवल पर आए। Then institutional conservatism at provincial level to retain control of local institutions। एक institutional conservatism का डॉक्ट्रिन है कि institutions अपने आप को कंजर्व रखने की कोशिश करते हैं, बेसिकली स्टेटस को अपने आप को मेंटेन रखने की कोशिश करता है। और वो हमें नजर आता है इस तरीके से कि जब फेडरल गवर्नमेंट पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पावर्स डिवॉल्व नहीं करती थी 18th अमेंडमेंट से पहले, फिर एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की स्ट्रगल रही है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को पावर ना देने की वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान रहा। अल्टीमेटली कंसेंसस बड़ी मुश्किल से डेवलप हुआ, 18th अमेंडमेंट आई और उसके तहत फिर प्रोविंशियल लेवल पर, सूबाई सतह पर पावर्स को तकसीम किया गया। लेकिन अब वो वाला चीज़ एक नया स्टेटस को बन गया है। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ये नहीं चाहती कि लोकल लेवल पे पावर्स को डिवॉल्व करें, बिल्कुल उसी तरह जैसे फेडरल गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि प्रोविंशियल लेवल पे पावर को डिवॉल्व करें, बिकॉज एवरीबडी ट्राइज टू जस्ट होल्ड ऑन टू देयर ओन पावर सेंटर्स। तो उस कंजर्वेटिज्म की वजह से प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने बहुत ज़्यादा रिटेन किया हुआ कंट्रोल
लोकल गवर्नमेंट्स का और लोकल गवर्नमेंट्स को अथॉरिटी नहीं है, इसीलिए हम डीकॉन्सेंट्रेशन वाले मॉडल पे फंसे हुए हैं, डेवोल्यूशन पे नहीं जा सके। फिर ये है कि प्रोविंशियल लेवल पर और लोकल लेवल पर एक इंटर पार्टी कॉन्फ्लिक्ट भी एग्जिस्ट करती है। जैसे कि कराची की अगर मिसाल देखें तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पर पीपल्स पार्टी की है और लोकल गवर्नमेंट्स में ज़्यादा जो मेजॉरिटी है वो वहाँ पर MQM की है। और चूंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट दो डिफरेंट जमातों की है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है कि वो लोकल गवर्नमेंट्स को मजबूत होने दे, क्योंकि अगर वो लोकल गवर्नमेंट्स को मजबूत होने देंगे तो इसका मतलब है कि वो एक और किसी और पार्टी को पावर ज्यादा दे रहे हैं, वो किसी और पार्टी को अथॉरिटी ज्यादा दे रहे हैं, वो किसी और पार्टी को फंड ज्यादा दे रहे हैं। तो इसीलिए जो आप अक्सर टीवी पे देखते रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं, इसमें एक टसल रहती है। तो सिंध के कॉन्टेक्स्ट में और कराची के कॉन्टेक्स्ट में ये बड़ी रेलेवेंट चीज़ है। फिर पार्टी के अंदर देयर इज एन इंट्रा पार्टी कॉन्फ्लिक्ट टू कंट्रोल रिसोर्सेज। आप ये देखें कि टेक्निकली MNA और MPAs जो हैं वो छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं और आपके जो मेयर्स हैं और कुछ इलाकों के चेयरमैन बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर इंस्टेंस लाहौर का मेयर और कराची का मेयर और इस्लामाबाद का मेयर, ये दे रिप्रेजेंट द होल सिटी। लेकिन लाहौर के अंदर कितने ज़्यादा MNAs हैं, कराची के अंदर कितने ज़्यादा MNAs और MPAs हैं। तो MNAs और MPAs कम लोगों को बाय पॉपुलेशन नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कम लोगों से वोट लेकर आते हैं। जो लोकल काउंसिल्स के मेयर्स और चेयरमैन होते हैं वो अमूमी तौर पे ज़्यादा लोगों को वोट लेकर आते हैं। लेकिन उसके बावजूद MNAs और MPAs की कोशिश होती है कि वो डेवलपमेंट फंड्स जो हैं वो अपने पास रखें और वो खुद जो हैं कंट्रोल रखें पॉलिटिक्स के ऊपर, पब्लिक पॉलिसी के ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर। तो MNAs और MPAs भी सियासी जमातों के नहीं चाहते कि ये जो पावर है वो लोकल लेवल पर डिसॉल्व हो और जो मेयर्स और उन्हीं के पार्टी के मेयर और चेयरमैन के पास वो पावर जाए। तो दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन, इसीलिए प्रोविंशियल लेवल पे MPAs का इंटरेस्ट नहीं होता कि वो ऐसी लेजिस्लेशन, ऐसे एक्ट्स पास करें लोकल गवर्नमेंट्स के कि जिसमें लोकल गवर्नमेंट्स को पावर ज़्यादा मिले। क्योंकि अगर लोकल गवर्नमेंट्स को पावर ज़्यादा मिलेंगी तो MNAs के पास पावर कम होगी और चेयरमैन और मेयर्स के पास पावर ज़्यादा होगी, which ideally should be the case because अक्सर मेयर्स और चेयरमैन ज़्यादा बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर स्पेसिफिकली अगर हम बड़ी स्पेसिफिक मसाइल, इसमें कुछ मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, जनरल नहीं बट बहुत डायरेक्टली रेलिवेंट विद व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्रास रूट्स। लोकल गवर्नमेंट एक्ट्स के साथ क्या मसाइल हैं, उसमें सबसे पहला इलेक्टोरल सिस्टम के साथ। बलूचिस्तान में जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस होते हैं वो भी नॉन पार्टी बेसिस पे होते हैं, ठीक है। फिर अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी पोजीशंस है जहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता हेड्स का या काउंसिल्स का। जैसे कि सिंध में जितने हेड्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट है वो इनडायरेक्ट इलेक्टेड है, यानी जो आपका मेयर है कराची का वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया पूरी कराची की आवाम ने, ठीक है, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं नीचे से यूनियन कमेटीज से। वो यूनियन कमेटी से किसी DMC में इलेक्ट हुआ होगा एज ए चेयरमैन, फिर वो किसी DMC के अंदर से फिर इलेक्ट होकर KMC में आया होगा। सो हेड्स जो हैं वो सिंध में अभी भी जो लोकल गवर्नमेंट के हैं वो सारे इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं। डायरेक्टली पूरा शहर या पूरी कंस्टिट्यूएंसी उनको वोट नहीं करती, व्हिच आइडियली शुड बी द केस लाइक एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। KPK में जो काउंसिल्स हैं वो सारी इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं। आपको याद होगा जब मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया था, और स्ट्रक्चर आप इसके साथ दोबारा टैली कर सकते हैं अगर आपने वो नोट किया हुआ अपने नोट्स में, कि लोकल जो विलेज पंचायत और नेबरहुड काउंसिल्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड हैं। उनके जो आप सारे चेयरमैन है वो ऑटोमेटिकली फिर तहसील काउंसिल्स के मेंबर बन जाते हैं। तो इसका मतलब कि जो तहसील काउंसिल्स हैं KPK में वो भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो गई। पंजाब में जो है 2013 के एक्ट के अंदर ऐसा था कि काउंसिल्स भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी और हेड्स भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। अब 2019 में उसे डायरेक्टली इलेक्टेड कर दिया गया, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड डेवलपमेंट। लेकिन उस पर अभी तक इलेक्शंस नहीं हुए, सो वी सी हाउ दैट प्लेज आउट। फिर सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम नहीं है रिजर्व्ड सीट्स पे। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम रिजर्व्ड सीट्स पे होने का मतलब ये है कि ये अब सिर्फ पंजाब में किया गया है, ओनली इन पंजाब जो नया एक्ट आया है। जिस तरह सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों का डिमांड थी इंडिपेंडेंस से पहले कि जो मुस्लिम अक्सरियत इलाके हैं या मुसलमानों के रिलेटेड सीट्स हैं उसके ऊपर सिर्फ मुसलमान सेपरेट वोट करें, ठीक है, ताकि मुसलमानों को सेपरेट सीट मिले। तो आइडिया ये है कि आपने विमेन माइनॉरिटीज़ की सीट्स क्रिएट कर दी और
यानी कि अगर टोटल एक पार्टी ने 33% सीट्स जीती हैं, एक पार्टी ने 66% सीट्स जीती हैं, तो वुमेन और माइनॉरिटीज़ की जितनी सीट्स होंगी उन सीट्स का 66% जो है वो इस पार्टी बी को चला जाएगा, और उस माइनॉरिटीज़ की 33% सीट्स जो हैं वो पार्टी ए को चला जाएगा, और वो किसी को भी फिर वहाँ पर किसी भी माइनॉरिटी को वहाँ अपॉइंट कर सकते हैं। ये नॉमिनेशन और अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है रिजर्व सीट्स पे, जबकि इसकी बजाय होना ये चाहिए कि माइनॉरिटीज़ की सीट्स पे भी इलेक्शंस होने चाहिए, रिजर्व नहीं होनी चाहिए, और उस पर सिर्फ माइनॉरिटीज़ कंटेस्ट करें और सिर्फ माइनॉरिटीज़ उस पर वोट करें, बिल्कुल जैसे कि हमारा डिमांड थी इंडिपेंडेंस से पहले। तो ताकि माइनॉरिटीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए वो भी एक इलेक्शन प्रोसेस से आए, अपनी कंस्टिट्यूएंसी से लड़के। विमेन कंस्टिट्यूएंसी सीट्स भी आप कर सकते हैं कि सिर्फ ख्वातीन उसमें वोट करें, या दूसरे पेजेंट्स की जो सीट्स हैं या यूथ की जो सीट्स हैं उसमें वो वोट करें, ताकि वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में सबसे कॉम्पिटेंट लोग हों, अपने कंस्टिट्यूएंसी में सबसे रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर हों। ऐसा ना हो कि पार्टी बॉसेस जिसको चाहें फिर वहाँ पर वो बस रिजर्व सीट जो है वो ग्रांट करते हैं। तो ये मसला है। देन देयर इश्यूज विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। मैंने आपको अभी समझाया था कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का कितना मसला है। उसमें सारे के सारे पंजाब और केपीके के अंदर टोटल 13 मेंबर्स हैं, और उन 13 में से 4 मेंबर सिर्फ लोकल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उसके अंदर, बाकी सारे प्रोविंशियल पॉलिटिशियंस और प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, और मेजॉरिटी से सारा डिसीजन होना है। तो इसका मतलब कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से जो है वो फैसले कर सकती है कि कितना फंड डिस्ट्रीब्यूट करना है कितना नहीं, क्योंकि उनकी न्यूमेरिकल मेजॉरिटी है। अगर 13 में से सिर्फ 4 मेंबर लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे आ रहे हैं और बाकी जो आपके 9 नुमाइंदे हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हैं, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मर्जी से फैसले होंगे। इसी तरह केपीके में टोटल 12 में से सिर्फ 5 लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, बाकी सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हैं। और बलूचिस्तान की जो लोकल काउंसिल ग्रांट्स कमेटी है उसके अंदर तो लोकल गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा नहीं है, सारा का सारा डिसीजन जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है। तो पीएफसी जब डोमिनेट प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेटिव्स की वजह से होती है, तो फिर जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसका जो फॉर्मूला बनता है वो फिर लोकल गवर्नमेंट्स की फेवर में नहीं बनता। वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की फिर कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स अपने पास रखें और कम से कम फंड्स जो है लोकल गवर्नमेंट्स को दें, क्योंकि स्ट्रक्चरल एक मसला है कि आपने कंपोजिशन ऐसी डिज़ाइन की। दूसरा, कोई गारंटीड एंटाइटलमेंट नहीं है। आपको याद है कि एनएफसी अवार्ड के अंदर गारंटीड एंटाइटलमेंट है कि 57.5% तो प्रोविंसेस को मिलना ही मिलना है टोटल शेयर का। इसे कहते हैं गारंटीड एंटाइटलमेंट, कि जो मर्जी हो जाए 57.5% ऑफ द टोटल जो नेशनल वो जो कंसोलिडेटेड फंड है उसका 57.5% हर सूरत प्रोविंशियल गवर्नमेंट को डिवॉल्व करना है। इसी तरीके से 2 सूबों के अंदर लोकल लेवल पे गारंटीड एंटाइटलमेंट नहीं है। पंजाब में पहले बिल्कुल नहीं थी, 2013 के एक्ट में नो गारंटीड एंटाइटलमेंट इन पंजाब। अब जो 2019 का एक्ट आया है उसके अंदर ये है कि 26 से 28% एटलीस्ट जो प्रोविंस का टोटल फंड है, प्रोविंस का टोटल बजट है, उसका 26 से 28% तो लोकल गवर्नमेंट्स की सारी पंजाब की एटलीस्ट जाएगा। ठीक है, यानी टोटल 100% जो प्रोविंस का कंसोलिडेटेड फंड बना उसके अंदर से 26 से 28% जितनी टोटल लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनके दरमियान जाएगा। ऑब्वियसली फिर उनके दरमियान क्या डिवीजन होती है, दैट इज द नेक्स्ट थिंग, बट एटलीस्ट टोटल प्रोविंस का 26 से 28% लाजमी उनको जाएगा। लेकिन अभी तक अगेन ये ऑपरेशनल नहीं हुआ, इसके तहत इलेक्शंस नहीं हुए, तो ये अभी तक फोर्स में नहीं आया। और केपीके में ये है कि जो डेवलपमेंट बजट से रिलेटेड है कि प्रोविंस का जो टोटल बजट नहीं, प्रोविंस का जो टोटल डेवलपमेंट बजट है उसका 30% एटलीस्ट जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स को एज ए डेवलपमेंट बजट के तौर पर जाएगा। तो इन 2 एक्ट्स के अंदर हमें अब गारंटीड एंटाइटलमेंट मिलती है, लेकिन पंजाब वाला तो अभी तक ऑपरेशनल ही नहीं हुआ क्योंकि इसके तहत अभी तक इलेक्शंस ही नहीं हुए। तो अभी तक जो पंजाब में सिस्टम था उसकी कोई गारंटीड एंटाइटलमेंट नहीं थी, सिंध में कोई नहीं है, बलूचिस्तान में कोई नहीं है। ऑटोमेटिकली इन 2 चीज़ों की वजह से फंड्स कम मिलते हैं लोकल गवर्नमेंट्स को। फिर जो बजटरी प्रोसेस है वो बड़ा अनडेमोक्रेटिक है इन लोकल गवर्नमेंट एक्ट्स के अंदर। अगर इनके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर लोकल काउंसिल्स फेल टू पास देयर ओन बजट विद सिंपल मेजॉरिटी, तो फिर उनका बजट लोकल गवर्नमेंट कमीशन के पास चला जाएगा और लोकल गवर्नमेंट कमीशन उनका बजट पास करेगी और डिसाइड करेगी। अब आप ये हिसाब लगाएं, अगर प्रोविंशियल असेंबली का बजट फेल कर जाए, यानी वो सिंपल मेजॉरिटी से पास ना हो, तो ऐसा तो नहीं होता कि फिर फेडरल गवर्नमेंट
बजट बनाती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही दोबारा से बजट में जो भी वो पास नहीं हुआ, इसका मतलब कि उस पर कंसेंसस नहीं था, उसको चेंज करने की जरूरत है, उसको चेंज करेंगे और दोबारा फिर उस पर लेजिस्लेशन होगी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही उसको पास करेगी, ठीक है, क्योंकि ये उसका बजट है। लेकिन लोकल गवर्नमेंट लेवल पर यह है कि अगर लोकल काउंसिल अपना बजट एक दफा भी सिंपल मेजॉरिटी से पास करने में नाकाम हो जाती है तो लोकल गवर्नमेंट्स कहती हैं भाई आप से नहीं होता काम, ये हम करेंगे। और लोकल गवर्नमेंट कमीशन अगेन इज डोमिनेटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, तो उनका बजट पे भी इनडायरेक्टली कंट्रोल आ जाता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का। बलूचिस्तान में तो बहुत मुश्किल बजट पास करने का प्रोसेस है, 3 क्यूम्बरसम स्टेजेस हैं, मैंने डिटेल नहीं यहाँ पर लिखी, लेकिन जस्ट एज अ रेफरेंस के मुश्किल प्रोसेस है बजट पास करने का। फिर इश्यूज विद सुपरविजन एंड कंट्रोल, बहुत ज्यादा ओवर सुपरविजन एंड कंट्रोल है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर, जिसकी वजह से लोकल गवर्नमेंट्स के पास ऑटोनॉमी नहीं है, इंडिपेंडेंस नहीं है, ओन सोर्स रेवेन्यू नहीं है, इंडिपेंडेंस नहीं है कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग खुद कर सकें। दे आर नॉट फाइनेंशियली ऑटोनोमस, दे नॉट ऑटोनोमस इन मैनेजमेंट, दे नॉट ऑटोनोमस इन डिसीजन मेकिंग। इसीलिए मैंने कहा था कि डी कॉन्सेंट्रेशन के मॉडल पे हम फंसे हुए हैं, हम डेवोल्यूशन पे नहीं जा सके क्योंकि बहुत कंट्रोल है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का। किस तरह होता है, मैंने आपको बताया था लोकल गवर्नमेंट कमीशन डायरेक्टली उसकी जो डायरेक्शंस होती हैं वो बाइंडिंग होती हैं लोकल काउंसिल पे, और लोकल गवर्नमेंट एक प्रोविंशियल इदारा है, तो जब एक प्रोविंशियल इदारे की और बॉडी की रिकमेंडेशंस और डायरेक्शंस आप पे बाइंडिंग हो गई तो आप ऑटोनमस तो ना रहे। फिर इसी तरह चीफ ऑफिसर अपॉइंट होता है पंजाब और सिंध में, जिसकी मैंने आपको इतनी ज्यादा पावर्स गिनवाई थी, तो वो तो डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है लोकल गवर्नमेंट के सारे फंक्शंस को। इसमें आपने थोड़े से इसको सब्सटैंशिएट करना है इन सारे पॉइंट्स को जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी। और उसके अलावा मैंने पिछले लेक्चर में जो चीफ ऑफिसर और लोकल गवर्नमेंट के फंक्शंस आपको बताए थे उसके इसके नीचे उनको सब्सटैंशिएट करें, वो वाला लेक्चर इससे डायरेक्टली रिलेटेड है, ताकि आपकी उस समय मैंने बेस बनाई थी और उसमें वो वाला कंटेंट और नॉलेज आपने इसके अंदर यूज करना है, स्पेसिफिक इंस्टेंसेस और स्पेसिफिक बातें लिखनी है जो हमने उसमें डिस्कस की थी। ये एक नई चीज है कि लोकल गवर्नमेंट्स का जो हेड है वो चीफ मिनिस्टर जो है, यानी किसी भी यूनियन काउंसिल, तहसील काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उसका जो चेयरमैन है या मेयर है उसको चीफ मिनिस्टर सस्पेंड कर सकता है। ऑब्वियसली उसका एक लीगल प्रोसीजर है, एक ड्यू प्रोसेस है कि वो किस तरीके से पहले कंप्लेंट जाएगी, वो लोकल काउंसिल में पास हो सकता है नो कॉन्फिडेंस वोट, या वो लोकल कमीशन के पास जाता है। बट एनीवेज एक अल्टीमेटली एक पावर स्टिल रिजर्व्ड है विद सीएम, और द डेमोक्लिस स्वॉर्ड कैन हैंग ओवर द लोकल हेड्स। तो फिर वो ऑटोनमस ना हुए कि जब सीएम के पास ये पावर है कि वो उसको हटा सकता है। अब आप यही सोचें कि अगर प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर हो कि वो चीफ मिनिस्टर को हटा सकता हो किसी भी सूबे के, चाहे वो उसकी पार्टी का है या नहीं है, तो ये कितनी ज्यादती वाली बात होगी। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट जो ऑर्डर्स पास करती है, लोकल गवर्नमेंट जो कानून साजी करती है लोकल काउंसिल्स के अंदर, उसको भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो सस्पेंड कर सकती है अगर उसको लगे कि ये डायरेक्शंस ऑफ पॉलिसी के खिलाफ है। तो इतना ज्यादा टाइट कंट्रोल है, तो लोकल गवर्नमेंट्स बेचारी बहुत डिसफंक्शनल रहती हैं। एक मसला इन सारी चीजों का एक नेचुरल आउटकम ये रहा कि चूंकि आपने कभी ऑटोनॉमी ही नहीं दी, जिम्मेदारी ही नहीं दी, उनको ग्रो ही नहीं करने दिया, खुद कंट्रोल रखा, तो ऑटोमेटिकली फिर उनकी कैपेसिटी भी कम थी, वो फिर उस तरीके से ग्रो भी नहीं कर सके। उनका स्किल सेट पॉलिटिकल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, लीगल मैनेजमेंट में उनका अपना स्किल सेट भी उतना अच्छा नहीं डेवलप हो सका। They are not well trained in either politics or governance. They do not exercise the given powers. कभी कभी ये है कि जो powers उनको ऑलरेडी दी भी हुई हैं लॉ ने, कि उनके पास जोनिंग की पावर होती हैं, कुछ टैक्सेशन की पावर्स होती हैं, म्यूनिसिपल सर्विस की पावर्स होती हैं, तो वो उसको एडिक्वेटली इस्तेमाल नहीं कर पाती लोकल गवर्नमेंट्स। तो ये उनकी कैपेसिटी वीक है, उनके पास इतना अच्छा ह्यूमन कैपिटल नहीं है, इतना अच्छा रिसोर्स नहीं है, इतने अच्छे टेक्नोक्रेट्स नहीं है कि उनके पास मॉडर्न टूल्स इस्तेमाल किए जा सकें। कि अब लोकल लेवल पे अगर आपने जोनिंग करनी है तो आपके पास जीआईएस स्पेशलिस्ट, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम स्पेशलिस्ट मौजूद होने चाहिए जो कैडेस्ट्रल मैपिंग कर सकें। अब इसमें टेक्नोलॉजी चाहिए, जोनिंग के लिए जनरेटिव डिज़ाइंस आपको बनाने आनी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा वेल क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स, ये सारे लोग चाहिए, स्किल्ड टेक्नीशियंस चाहिए, वो अक्सर उनके पास नहीं होते, एक्सपर्ट्स और कंसल्टेंट्स नहीं होते, तो लोकल गवर्नमेंट की इसलिए कैपेसिटी रिस्ट्रिक्टेड है। और कुछ प्रैक्टिकल रियलिटीज़ हैं कि रिसोर्सेज उन्हें कम दिए जाते हैं, अक्सर पॉलिटिकल राइवलरी होती है पार्टीज़ की। अगेन वो जो मैंने आपको बात बताई थी कि प्रोविंस में गवर्नमेंट डिफरेंट होती है, लोकल लेवल पे गवर्नमेंट डिफरेंट होती है। अक्सर जुरिस्डिक्शनल क्लैशेस होते हैं कि ये किस या ये लोकल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंडर आता है एरिया, या ये प्रोविंशियल के अंडर आता है, या ये फेडरल गवर्नमेंट के आता है, या ये ऑटोनमस बॉडी के अंडर आता है। तो जुरिस्डिक्शनल क्लैशेस अक्सर आते हैं प्रैक्टिकल रियलिटीज़ में।
फिर एक मसला ये है कि लोकल गवर्नमेंट लॉज इतनी दफ़ा चेंज हुए हैं। आप देखें, हमने इसमें आप एग्जांपल दें कि पहले BDO 59 आया, फिर 79 आया, फिर 2001 का आया, फिर 18वीं तरमीम के बाद पंजाब में अब तक 2 आ चुके हैं, 2013 में आया, 19 में आया, और इसमें फिर अमेंडमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। अभी तो ये तो मैंने कंप्लीट न्यू एक्ट्स की बात की है ना, कि कंप्लीट पुराना एक्ट को साइड करके एक नया कंप्लीट लॉ ले आया जाता है। उस पुराने लॉ में भी फिर बहुत अमेंडमेंट्स की जाती हैं। KPK का जो एक्ट है वो पता नहीं कितनी दफ़ा अमेंड हो चुका है। तो एक चीज़ में जब कंसिस्टेंसी नहीं रहती तो वो पीपल आर जस्ट हैव टू जस्ट कीप गोइंग विद द एवर चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, तो वो स्टेबिलिटी नहीं आती, सिस्टम ग्रो नहीं कर पाता। फिर देयर इज एन इनस्टेबल इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट विज़ावी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो ज़िले इंतज़ामिया है, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स के अंडर, उनके साथ भी कॉन्स्टेंटली कभी कभार एक कोई मैकेनिज्म नहीं है कोऑर्डिनेशन का, कि एक लोकल गवर्नमेंट्स जो है वो ऑटोनमसली अपना एक काम कर रही हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, और दोनों की जिम्मेदारी है। तो दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे होगी? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी एंटी इंक्रोचमेंट कर रही होती है, लोकल गवर्नमेंट्स भी एंटी इंक्रोचमेंट कर रही होती हैं। दे डू कोऑर्डिनेट, ऑब्वियसली उनका वो होता है, लेकिन कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। इस पे कराची के हवाले से कुछ जो बजट्स के हवाले से, रिसोर्सेज के हवाले से ये 2 लिंक्स हैं, आप इनको लाजमी देखें। सबसे पहले ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप गूगल पे पेस्ट करें। इसके अंदर एक आपको वीडियो भी मिलेगी जो सिर्फ आप इस लिंक से एक्सेस कर सकते हैं। वो बेसिकली आपको बताएगी कि कराची के KMC के बजट्स हिस्टोरिकली कैसे ऊपर नीचे होते रहे विद पॉलिटिकल कॉन्सिडरेशंस, कि जब सेम पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी होती थी और लोकल में भी होती थी, तो फिर उनके बजट ज़्यादा होते थे, और जब डिफरेंट की होती तो बजट्स कम होते थे। तो उससे आपको बहुत अच्छी स्पेसिफिक एग्जांपल्स और फिगर्स मिलेंगी, मेयर्स के नाम मिलेंगे, किस टाइम पे कितना हुआ, किसकी गवर्नमेंट में कितना, वो कोट करेंगे तो आपको का ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट होगा। कराची की केस स्टडी की बात की जाए तो वही बात, रिसोर्सेज कम है, एक पॉलिटिकल राइवलरी एग्जिस्ट करती है। तीनों पार्टियां, 3 जो मेन पार्टीज हैं कराची की, वो तीनों डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट पे हैं। एक PTI फेडरल गवर्नमेंट में है, पीपल्स पार्टी प्रोविंशियल, MQM लोकल में। तो तीनों का आपस में रिसोर्सेज का क्लैश रहता है। फिर कराची में जुरिस्डिक्शनल क्लैशेस बहुत ज़्यादा हैं। आधे से ज़्यादा जो लैंड है, लैंड का कंट्रोल जो है वो फेडरल एजेंसीज के पास है, जैसे कराची पोर्ट ट्रस्ट, सिविल एविएशन अथॉरिटी, पाकिस्तान रेलवेज, कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन, DHA, उनके पास है। बहुत ज़्यादा कंट्रोल जो है वो, कुछ कंट्रोल लोकल गवर्नमेंट्स के पास है, जैसे कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, ठीक है। और कुछ जो है दूसरे जो इदारे हैं प्रोविंशियल, उनके पास है, जैसे कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी KDA और सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये दोनों प्रोविंशियल लेवल पर हैं। तो ये फेडरल लेवल है, सारे फेडरल इदारे हैं, ये दोनों प्रोविंशियल हैं, और ये सिर्फ जो है वो लोकल है। तो इतना जुरिस्डिक्शन का क्लैश है। और आपको रिसेंट फ्लडिंग जो हुई है कराची में, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको अंदाज़ा भी होता होगा कि इसमें बहुत डिबेट हुई है कि कैसे बहुत ज़्यादा एरियाज़ हैं जो कुछ KMC की जुरिस्डिक्शन में भी आते हैं, DMC में भी आते हैं, कैंटोनमेंट के भी आते हैं, KPT के भी आते हैं। तो वो जुरिस्डिक्शन भी क्लियर नहीं है कि इधर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नन। तो डिफ्यूजन रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी है साइकोलॉजी के अंदर। तो आपने कोई एक क्लियर कट लाइंस ऑफ अथॉरिटी नहीं है। देयर आर इनस्टेबल इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट अगेन विज़ावी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। फिर ये कि जब लोकल गवर्नमेंट्स अबॉलिश होती हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ज़्यादा अमूमी तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को लगा दिया जाता है। डेप्यूटी कमिश्नर्स बिकेम द एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि जो DMC का चेयरमैन फंक्शंस परफॉर्म करता था, वो चेयरमैन का रोल फिर डेप्यूटी कमिश्नर परफॉर्म करता है जब चेयरमैन एग्जिस्ट ना करता हो, जब लोकल गवर्नमेंट्स अबॉलिश हो जाए। तो पाकिस्तान में इस टाइम पूरे मुल्क में चूंकि लोकल गवर्नमेंट्स नहीं है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर का रोल है वो सब जगह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो डेप्यूटी कमिश्नर्स हैं ही वो रोल परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब हमने इसको बहुत डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया। सिग्निफिकेंस में हमने प्रिंसिपल्स और उसके एडवांटेजेस आपने लिखने हैं। रीजंस ऑफ रिपीटेड फेलियर से पहले आपने बताना है कि पाकिस्तान का स्ट्रक्चर क्या है, वो 3-4 चार्ट्स बना दें, और रीजंस ऑफ रिपीटेड फेलियर में ये वाला पूरा लेक्चर आ जाएगा, और इसकी सब पॉइंट्स के अंदर वो इन्फॉर्मेशन आप फिल कर लें पिछले लेक्चर से स्पेसिफिकली। सो दिस वुड वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर ऑल द लोकल गवर्नमेंट रिलेटेड इशूज एंड लोकल गवर्नमेंट रिलेटेड literature that you guys need to be abreast with very specific examples, very specific case studies, very updated examples as well, which will hopefully help you guys get very good score if any question regarding local government comes.